ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई कनेक्टेड? आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? ऑडिबल? ऑडियो वीडियो सब क्लियर? शैल वी प्रोसीड? ऑलराइट, सो यस, एवरीबॉडी सेटल डाउन नाउ. क्या हो गया? इधर आना है? क्यों? हाँ, आगे तो और कितना आगे? और पीछे वालों से सुनो, पीछे बैठने में कितना सुख है. नहीं बैठना? आगे ही बैठो बेटा आप तो. ऑलराइट, सो कहीं डस्टबिन है क्या इधर? ओके, सो यस, द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रपोजल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर 3 नंबर का, तो एटलीस्ट आता ही है, राइट? जैसे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, राइट? न्यूज़पेपर में वैकेंसीज के ऐड आते हैं कि भाई हमें इस प्रोफाइल के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, हमें इस डेजिग्नेशन पे लोग चाहिए, कैंडिडेट्स चाहिए. तो जैसे सीए का कोई आपने वैकेंसी देखी पेपर में, और उसमें लिखा था कि भाई सैलरी इन 8 फिगर्स एंड दिस एंड दिस एंड दिस, सब कुछ लिखा है, ये कंपनी है, ये है, वो है. तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. एक मतलब क्या ये हो सकता है क्या कि वो आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं कि आओ और हमारी कंपनी में सीए बन जाओ. डज इट मीन दैट? यही कह रहे हैं वो कि आओ और सीए बन जाओ? वो ऑफर दे रहे हैं कि जॉब का आपको? जॉब का ऑफर नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं? ये वैकेंसी है तो ऑफर कब मिलेगा? जब आप वो पूरा प्रोसेस क्लियर कर लोगे तभी मिलेगा, राइट? तो वो जो एड आती है वो ऑफर नहीं कहलाती है, वो इनविटेशन टू ऑफर है. ऑफर मिलना बाकी है अभी आपकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से. वो आपको सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है कि अगर आप हमारी कंपनी में आते, आप अगर ये जॉब चाहते हो तो हमारी कंपनी में आके ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, और फिर अगर आप सूटेबल कैंडिडेट लगे तो हम आपको बुला लेंगे, राइट? सिमिलरली किसी भी शॉप पे सेल की एड है, राइट? आप वो सेल की एड देखकर घुस जाते हो उसके अंदर. वो कहते हैं नहीं, सेल तो सिर्फ इतने ही सेगमेंट पे, ये तो फ्रेश अराइवल्स है, इन पे सेल नहीं है, राइट? तो उन्होंने आपको सेल का सिर्फ ऑफर नहीं दिया, सेल का ऑफर नहीं दिया, सेल का ऑफर देने के लिए सिर्फ इनवाइट किया है अभी, राइट? या फिर आप उस सेल में अंदर चले गए, आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस पसंद आई और उस ड्रेस में आपका साइज नहीं था, तो वो ये मना कर देंगे कि नहीं यही कलर है और यही साइज है, अगर लेना है तो लो वरना ठीक है, यही कह देते. तो आप उनको कहो नहीं, आपने ऑफर दिया था, आपके ऑफर को जनरल ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप बाउंड हो मुझे ड्रेस देने के लिए. डू कैन यू से दैट? नहीं. तो ये सारी चीजें ऑफर नहीं कहलाती. क्या कहलाती हैं ये? इनविटेशन टू ऑफर. तो ऑफर जिसमें आपको सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि हम ये चीज आपको इतने में बेचना चाहते हैं, और इनविटेशन टू ऑफर जिसमें आपको ऑफर देने के लिए इनवाइट किया जाता है. फिर उसके बाद सुटेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको ऑफर दिया जाए या नहीं दिया जाए. समझे इनविटेशन टू ऑफर का मतलब? सो
वो कैसे आएगा, ये वाला? ये तो कुछ और ही खुल रहा है। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है आपके, एन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। एग्जाम्पल देखिए, a father wrote his son about his wish of making him the owner of his property। फादर ने अपने बेटे को लेटर लिखा कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी का ओनर बना दूं, राइट? तो ये सिर्फ अपनी इच्छा उन्होंने बताई, ऑफर दे दिया आपको, सिर्फ इंटेंशन कन्वे किया। तो यही, दिस इज अ बेसिकली मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। आप बोलो कि हाँ पापा, और फिर अगले दिन आप पहुंच जाओ, लॉ निकालो प्रॉपर्टी। पापा बोले अभी तो इच्छा ही दिखाई थी, इसी पे ही हो गया, अच्छा बनी थी, राइट? तो इंटेंशन इज बेसिकली जिसमें आप अपनी बात बता रहे हो कि ऐसा करने की हम सोच रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग द ऑफर। गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल, an announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12 board is not an offer। किसी भी स्कूल ने ये अनाउंस किया कि जितने भी बच्चे जिनके 95% से ऊपर मार्क्स आएंगे उनको हम स्कॉलरशिप देने की सोच रहे हैं। तो ये ऑफर हो गया क्या? ये अनाउंसमेंट किया है कि इस बार हम नए प्रोविजंस लेकर आएंगे। वी आर थिंकिंग कि जितनों के भी 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। आपके आ गए 98% मार्क्स, आप पहुंच गए, बोले लाओ निकालो स्कॉलरशिप। बोले अभी तो सोचा ही था, पॉलिसी बनी नहीं, उससे पहले तुम आ गए, राइट? सो दिस इज अगेन नॉट एन ऑफर। हैव यू अंडरस्टूड इंटेंशन और ऑफर के बीच का डिफरेंस? ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। इसके सीधे एग्जाम्पल पे आ जाओ। एक जने ने ये क्वेश्चन पूछा, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन? क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप मुझे अपनी वॉच सेल करेंगे? ठीक है, ये मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने मुझे चिट्ठी लिखकर या टेलीग्राम के थ्रू, पहले टेलीग्राम वो अलग चलते थे, आजकल वाले टेलीग्राम नहीं चलते, उसके थ्रू सीधे कैश प्राइस, उसके थ्रू सीधे ये बात बोल दी कि हाँ ये कितने अमाउंट का है, सीधा पैसा ही भिजवा दिया, राइट? तो विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ये मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे बम्पर हॉल पेन सेल करेंगे? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए? टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, आपने उसके बदले मुझे ये जवाब दिया कि इसकी प्राइस इतनी है। मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे अपनी वॉच सेल करेंगे, आपने मुझे जवाब दिया दिस इज ऑफ 2000 रुपीज। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है क्या? हाँ या ना? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफर, मैंने तो इनसे सिर्फ पूछा था, पूछने के बदले इन्होंने मुझे वो जवाब भी नहीं दिया कि बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। इन्होंने तो मुझे सीधे ही पैसे बता दिए, या पैसे भेज, पैसे का अमाउंट ही बता दिया कि भाई इतने का डीडी भेज देना, नहीं? तो आप अल्टीमेटली इंटेंशन नहीं समझ पाए ना कि अगर मैं बेचूंगा तो इतने की बेचूंगा, या मैं बेचना चाहता हूँ कि नहीं बेचना चाहता हूँ। तो ऑफर का बेसिकली जवाब हाँ या ना में पहले आना चाहिए, राइट? एक बार पूरा पढ़ लो, अभी अधूरा बताया है, राइट? The defendant replied through telegram that the lowest price for bumper hall pen is 900 pound। The plaintiff sent, पहले तो ये समझो कि plaintiff कौन है और defendant कौन, ठीक? लिखो, डिफेंड, plaintiff हेडिंग बनाओ। Plaintiff is a person, plaintiff is a person who applies for the legal proceedings। Plaintiff is a person who applies for a legal proceedings, for a legal proceeding।
प्लेंटिव इज अ पर्सन हु अप्लाई फॉर लीगल प्रोसीडिंग। प्लेंट वर्ड होता है उसका मतलब एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लगाता है। डिफेंडेंट जो अपना बचाव करता है, राइट। सो डिफेंडेंट इज अ पर्सन, नेक्स्ट लाइन, डिफेंडेंट इज अ पर्सन, defendant is a person who talks about his own defense, अपने बचाव में बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। talks about his own defense, defendant is a person who talks about his own defense। तो जैसे आपके और मेरे केस है, मैंने केस फाइल किया तो आई बिकम द प्लेंटिव। अब आपको कोर्ट बुलाएगी तो आप अपने बचाव में बात बोलोगे तो आप क्या बन गए यहाँ पे, डिफेंडेंट। समझ गए प्लेंटिव कौन और डिफेंडेंट कौन, राइट। तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल अब शुरू से समझो। पहले से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझे बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, और फिर उसको कहा कि टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस, मुझे लोएस्ट प्राइस टेलीग्राफ करे। मैंने दो सवाल पूछे, पहला कि क्या आप मुझे अपना पेन बेचेंगे, और दूसरा बात कि उसकी लोएस्ट प्राइस बताएं, ठीक है। मुझे जो जवाब आया वो इस सवाल का तो नहीं आया, सीधे इस सवाल का आ गया कि 900 पाउंड का ये पेन है, सीधा जवाब ही आया। मैंने 900 पाउंड भेज दिए कि ठीक है अपन 900 में खरीद लेते, 900 पाउंड में मैंने भेज दिए। सामने वाले ने मना कर दिया, तो वो बाउंड था क्या वो पेन बेचने के लिए, बाउंड था। कितने लोग कह रहे हैं कि यस मैम, सिर्फ एक जना कह रहा है, एनीबडी एल्स, ठीक है। वापिस से इसको एक बार और समझ लेना। इनके पास व्हाट्स योर नेम, निखिल, ठीक है। निखिल को मैंने बोला कि आप अपनी वॉच सेल करेंगे, और दूसरा बोला कि इसका मुझे प्राइस बता देना, ठीक है। निखिल ने पहले वाले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, और दूसरे वाले सवाल के बदले में इन्होंने कहा कि ये मेरी जो वॉच है ये 10,000 रुपीज की है, ठीक है। मेरे को लगा कि 10,000 में बढ़िया, मैंने इनको 10,000 रुपए भिजवा दिए। इन्होंने कहा नहीं मेरे को तो भेजनी, मेरे को तो सेल ही नहीं करनी थी अपनी वॉच, राइट। क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस बात पे ना तो यस बोला और ना ही नो बोला। तो सवाल का जवाब आता है तभी एक्सेप्टेंस माना जाता है। सवाल का जवाब ही नहीं आया तो एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। उन्होंने प्राइस बता दी बस कि इतने की प्राइस, उन्होंने कहाँ बोला था कि मैं बेचना चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज सेल करना चाहता हूँ। डिड ही से दैट, नो। तो नहीं, प्राइस बताना अलग चीज है, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज है। हाँ बोलो, पूरी बात बोलो अच्छे से। चलो अब इसमें इसमें बहुत सारे क्लूज हो सकते हैं भाई। सामने वाला आपका दोस्त है, अब अलाउ मी, अब मेरे को बोलने दो शांति से। मैंने किसी से पूछा कि आप ये बेचना चाहते हो, और दूसरी चीज कि मुझे इसकी प्राइस बता दो, ठीक है। अब इसमें सामने वाले ने बेचने वाली एक बात पे तो कुछ भी जवाब नहीं दिया कि नहीं बतानी मुझे, लेकिन प्राइस पूछ रहा है तो प्राइस तो बता देते हैं अपन कि भाई प्राइस इसकी इतनी है, लेकिन अभी हमारे स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अभी हम इसको बेच नहीं रहे, अभी ये वाला जो वॉच है ये नॉट फॉर सेल है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। 3 महीने बाद आएगा जब आप पूछ सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो हम बेच देंगे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने मुझे उस चीज का जवाब नहीं दिया। तो अपन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। आपका ऑफर अलग चीज है और आपके सवाल का जवाब अलग चीज है। मैंने दो सवाल पूछे, उसमें ऑफर का जवाब नहीं आया, दूसरे वाले सवाल का जवाब आ गया, तो उस जवाब को मैं एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं डाल सकती, राइट। प्राइस बताने के रीजन मैंने बता दिए, बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई प्राइस तो बता दो, जब मार्केट में स्टॉक में आएगा तब आप खरीद लेना, लेकिन अभी हम आपको ये नहीं बेचना चाहते, राइट। गॉट इट, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा पॉइंट है आपका, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो बस, ये याद रहे जिससे आप। ये वही बात दे रखी है, इस पैराग्राफ को भी कर लो, बस यहाँ तक ही करना है, इसको कुछ नहीं।
और अभी अभी अपन ने जो पॉइंट पढ़ा ना उसी का एक्सटेंडेड पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3 आपका। कर लिया ठीक है इसको। A statement of price is not an offer, जो अभी अपन ने पढ़ा उसी का एक्सटेंडेड पॉइंट आ गया क्लियरली, कि आप अगर किसी भी चीज की प्राइस बता रहे हो तो वो ऑफर की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्राइस बताने का मतलब ऑफर नहीं होता लॉ के हिसाब से। आप इंटेंशन कुछ भी मान लो कि इंटेंशन ये है, लेकिन आप लीगली उसको बाउंड नहीं कर सकते अगर वो आपको सिर्फ प्राइस बता रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। हर गुड पे प्राइस टैग लगा हुआ है, तो हर गुड अपनी प्राइस बता रहा है कि इतने का। आप गए, आप खरीदना चाह रहे हो, वो बोले कि नहीं ये तो लास्ट पीस है, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है, हम आपको नहीं बेच सकते। तो आप बोलोगे नहीं, प्राइस बता रखी है आपने, इस पे प्राइस है, प्राइस बताइए तो ऑफर ही है, मैं तो खरीदूंगा। नहीं खरीद सकते ना। तो ये आपके इस तरीके के केस एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि खाली प्राइस बताना ऑफर हो सकता है क्या, तो आप लिख के आओगे नो। वन वन लाइन के ऐसे आते हैं, तो आपको रटनी नहीं है ये चीजें, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका समझते जाना है। ठीक है, चलो अब नहीं कंफ्यूज हो गए क्या? अभी हो गए कंफ्यूज थोड़ी देर बाद? अभी नहीं हो गए, ठीक है, जब हो गए तो मैं खुद ही बता दूंगी। So next is an invitation to make an offer or do business। इसको यहाँ से नहीं पढ़ना, अभी इसका डिफरेंस बिटवीन आ ही रहा है। आपको ये चीज सीधी बता रखी है कि ऑफर अलग चीज है और इनविटेशन टू ऑफर अलग चीज। ठीक, अब आ जाइए सीधे पेज नंबर 1.17 पे। कि समझ लो, फिर मैं आपसे 2-4 सवाल जो पूछूंगा वो उसके जवाब दे देना, उससे समझ आ जाएगा कि आपको आया कि नहीं आया। बेटा वसुंधरा आ गया समझ में? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मीनिंग के हिसाब से पढ़ो। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। फाइनल इच्छा है आपकी कि मैं ये चीज सेल करना चाहता हूँ, राइट? बाय द ऑफर, ऑफर कौन देता है? ऑफरर। टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। और ये कह रहा है कि मैं ऑफरर जो है वो अपने ऑफर से क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। कब होगा? जैसे ही सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। मैंने आपको ऑफर दिया, मैं ये पेन आपको सेल करना चाहती हूँ, आपने जैसे ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैं बाउंड हुई कि नहीं हुई बेचने के लिए? ऐसा नो। तो यही इसमें बता रखा है, पहली चीज इस पर अंडरलाइन करो, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। दूसरी पॉइंट इसमें अंडरलाइन करिए, बाउंड बाय द ऑफर, बाउंड बाय द ऑफर। और तीसरी बात, पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट, पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। यही याद कर लो मेरे साथ ही। ऑफर क्या है? विलिंगनेस बाय द ऑफरर, ऑफरर की इच्छा। ऑफरर कब बाउंड हो जाएगा? जब सामने वाली पार्टी उसको क्या कर ले? एक्सेप्ट। याद हो गई लैंग्वेज? तो ये कीवर्ड्स याद करना, पूरा रटना नहीं अपने को। ठीक, अब इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर को समझो। Where the party without expressing his final willingness, final willingness express कर दी है कि invitation में? नहीं। तो पहली चीज, without expressing his final willingness, proposes certain terms which he is willing to negotiate। उसकी जगह वो क्या दे रहा है? negotiate करने के terms दे रहा है। मतलब जॉब के केस में समझेंगे इसको अभी। ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को खाली क्या कर रहा है वो? इनवाइट। अब समझो, पहला पॉइंट आ रहा है विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस। फाइनल विलिंगनेस है क्या मेरी इनविटेशन के केस में कि आप आओ और नौकरी ले लो? ये क्या फाइनल इच्छा? नहीं है। मैं आपको सिर्फ किस लिए बुला रही हूँ? नेगोशिएट करने के लिए। आप आओ, आके अपनी कैपेसिटी शो करो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी। तो आपको मेरे को दोनों पे अगर जज जाए तो आपको जॉब मिल जाएगी, राइट?
तो ये अपन फाइनल विलिंगनेस नहीं दे रहे, अपन क्यों बुला रहे सामने वाले को, सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएट करने के लिए, राइट। नेगोशिएट बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी, तो आप सामने वाली पार्टी को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, आप उसको ऑफर दे रहे हो क्या, नहीं। तो आप इसमें दो चीज याद रखना कि इसमें फाइनल विलिंगनेस नहीं होती एक तो, और दूसरा आप उसको इनवाइट किसके लिए करते हो, नेगोशिएट करने। याद होता है। हम बोलते हैं, ऐसा लगता है शुरू शुरू में तो ऐसे टीचर नहीं, जैसे कोई एस्ट्रोनॉट है, सीधे स्पेस में ही उड़ेंगे जाके लगा लगू के। सेकंड, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज में आप अंडरलाइन करें सबसे पहले, if a person who makes the statement has the intention to be bound by it, इसमें जो पर्सन है उसका इंटेंशन कैसा है, टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज अदर एक्सेप्ट, जैसे ही आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया मैं क्या हो जाऊंगी, बाउंड। तो मेरा इंटेंशन क्या है इसमें, बाउंड होने का। बाउंड होना मतलब जिम्मेदार होना, राइट। और यहाँ पे मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, नेगोशिएट करने का है, बाउंड होने का नहीं है। मैं आपको जॉब देने के लिए बाउंड नहीं हूँ अभी, अभी मैं सिर्फ आपको नेगोशिएट करने के लिए बुला रही हूँ, ठीक है। तो ऑफर में इंटेंशन कैसा होता है, बाउंड होने का, और इनविटेशन टू ऑफर में कैसा इंटेंशन होता है, नेगोशिएशन का, ठीक। लास्ट, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन ऑफ ऑफर, तो आप पहले से मानो इनविटेशन टू ऑफर पहला काम होगा, फिर वो जम जाए तो आप ऑफर दोगे किसी को, पहले इनवाइट करोगे फिर ही तो ऑफर दोगे। प्रेसिडेंट का मतलब पहले, तो ऑफर पहला एक्ट नहीं हो सकता, बट इनविटेशन टू ऑफर पहला एक्ट हो सकता है। पहले इनवाइट करोगे ना किसी को भी, उससे पहले इनवाइट कैसे ना कैसे तो किया ही होगा किसी तरीके से, आमने सामने बैठे तो किसी कारण से बैठे होंगे ना वहां तक। कोई, किसने पूछा ये, तो बेटा आप आधे घंटे से सो रहे हो 100%, नहीं सो रहे। मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने जॉब वैकेंसी की ऐड दी, तो वो मेरा इनविटेशन है, आपने कहा मेरी तरफ से हाँ है जी, मैं कहूँगी आपको सेलेक्ट किसने किया अभी, तो नहीं दे सकते ना, समझ गए। हाँ, यस। तो यही तो नेगोशिएट पढ़ रहे हैं अपन वर्ड, कि इनविटेशन टू ऑफर में नेगोशिएट करने के लिए बुलाया जाता है, राइट। ऑफर में एक्सेप्टेंस के लिए बुलाया जाता है, गॉट इट। अब आगे चलो, अब अभी इसके स्टार्टिंग से तीनों पॉइंट समझ लेते हैं। पहले अपन ने डिफरेंस बिटवीन की जब बात करी तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर पे अटेंशन, मीनिंग पढ़ा अपन ने सबसे पहले। मीनिंग में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे ऑफर के। सो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दोस 3 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या टिक किया था आपने, विलिंगनेस। सेकंड पॉइंट बाउंड, और थर्ड पॉइंट अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट। तो यही लर्न कर लो मेरे साथ साथ ही। इनविटेशन में 3 बातें हैं, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, ऑफरर की विलिंगनेस। सेकंड पॉइंट, ऑफर बाउंड कब होगा, जब थर्ड पर्सन एक्सेप्ट करेगा। 3 पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार 10 मिनट तक समझने में सब गोल गोल लगता है, तो एक बार पूरा समझ आ जाता है तो क्लियर हो जाती है पार्ट। अब इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, विदाउट एन इंटेंशन या इंटेंशन ऑफ विलिंगनेस, ठीक है। इसमें इंटेंशन किसका होता है, नेगोशिएट करने का, यही बात लिखी है अपन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की जब अपन बात करें, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी में ऑफर में क्या इंटेंशन होता है, टू बाउंड होने का इंटेंशन होता है कि आप हाँ बोलो और हम आपको ऑफर सेल कर दें, ठीक। इनविटेशन टू ऑफर में इंटेंशन क्या होता है, नेगोशिएट करने का होता है कि आप आओ, नेगोशिएट करते हैं, जमती है तो ऑफर दे देंगे आपको, ठीक। थर्ड पॉइंट, सीक्वेंस की बात करें तो पहला काम कौन सा होता है, इनविटेशन टू ऑफर, और दूसरा काम क्या होता है, ऑफर, ठीक है, ऑफर।
एक्सेप्टेंस की भी बात ही नहीं है। आप कोई डाउट यहाँ तक? और शुरू में अपन ने पढ़ा था कि इंटेंशन कन्वे करना ऑफर है कि इंटेंशन है खाली? मैं सोच रही हूँ कि आपको ये पेन सेल कर दूं, तो ये ऑफर है मेरा कि इंटेंशन है? अगर आप मेरे ऑफर के बदले में उस ऑफर का जवाब नहीं दे रहे लेकिन दूसरी बात का जवाब दे रहे हो, सिर्फ प्राइस बता रहे हो, तो प्राइस बताना आपकी तरफ से ऑफर है कि नहीं है? खाली प्राइस बताना नहीं है। आपको उस ऑफर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस। यही पढ़ा है अभी तक अपन ने, और कुछ नहीं पढ़ा। कोई डाउट? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाउट अब आएंगे। नहीं आ रहे अभी तक कोई डाउट? तो या तो आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा फोकस कर पा रहे हो, अगर डाउट नहीं है तो, या फिर कुछ भी नहीं सुन रहे हो, हवा में बैठे हो एकदम। तो कौन सी सिचुएशन में हो? पक्का? गुड, दैट्स गुड। चलो, तो अपन ने जैसे ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ऐसे ही अब अपने पास एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लॉ की लैंग्वेज में तैयार है आप लोगों को घुमाने के लिए, राइट? एक बार खुद पढ़ो, समझो, कुछ आया क्या समझ में? इजी है ये तो, वैसे प्रपोजल के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत। करवा दी थी कि सिमिलर थी? प्रपोजल भी करवाई थी, सिमिलर थी। एक्ट और एब्सटेंस वो थी, वो तो स्टार्टिंग में करवाई थी। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही समझ लो, फिर तो याद होगी। सो व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, अब अपन क्या पढ़ क्या दें पहले तो ये बताओ। एक्सेप्टेंस क्या होती है? हाँ बोलना, कबूल है। ठीक है। अब उस कबूले के पीछे कितनी माथापच्ची होती है ये हम अपन पढ़ना शुरू करेंगे, राइट? आपके तो बहुत कम दे रखी है, लिमिटेड ही दे रखी है, तो जितनी दे रखी है उतनी समझ लेना बस। चलो, एक डाउट है पेज नंबर 1.9 एग्जाम्पल 19 से नेक्स्ट लाइन। चलो पहले डाउट ले लेते हैं बेटा। पेज नंबर 1.9, इधर से बुक से ही ले लेती हूँ मैं। पेज नंबर 1.9 पे एग्जाम्पल 19 से नेक्स्ट लाइन। It may be added by way of clarification where the contract is void. It is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called void contract. बेटा ये void word का मीनिंग बता रखा है। ये कह रहा है कि void contract का मतलब होता है no contract at all, राइट? लेकिन no contract क्या होता है? तो उसके लिए लॉ ने एक शब्द बना रखा है void, तो इसलिए अपन void contract कहते हैं। वरना ये डाउट आ सकता है मैम जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो void contract क्या पढ़ना, कुछ होता ही नहीं। लेकिन लॉ कुछ तो बताएगी ना, जो चीज नहीं है उसके लिए भी तो कुछ बताएगी, तो दैट इज अ void contract। ठीक है ना? इतना डीप में मत पढ़ो बेटा, याद में कुछ याद नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है, जितना मैं पढ़ाते जा रही हूँ उतना पढ़ लो, 50+ मार्क्स आपको पक्का मिल जाएंगे फिर। 60 जी, 60 और 60 नहीं आएंगे, 55 तक आ जाएंगे। फुल मार्क्स नहीं आते लॉ में क्यों? ठीक है, रिपोर्टिंग में आ जाएंगे 40 on 40। 40 on 40 रिपोर्टिंग में बहुत आराम से आते हैं। 60 जमीनी बात करें तो 60 लॉ में देते नहीं है, कहीं ना कहीं काट ही लेते हैं, इनको समझ नहीं आती। एक आध नंबर तो जरूर काट लेते हैं, तो एक आध नंबर कटेगा इसमें। आप 35 36 तक ले आना, उसमें 40 ले ही आओगे आप लोग। 35 नहीं, सॉरी, 55 56 तक। एक्चुअली रिपोर्टिंग वाला याद रह गया, तो उसमें 55 56 ले ही आओगे, इसमें 55 56 ले ही आओगे, और उसमें 40 ले आओगे, तो अल्टीमेटली 96 97 मार्क्स आ जाएंगे आप उनके। बहुत अच्छा एक्चुअली क्या सारे सब। मैं यहाँ पर आई टीच रिपोर्टिंग एंड लॉ, मेरी खुद की चलती है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस। उसके अलावा मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में तो मैं बस मैनेजमेंट देखने ही जाती हूँ, एक आध बैच कभी मन से इच्छा होती है तो पढ़ा लेती हूँ, बाकी नहीं। उसके अलावा मेरी चलती है लीगल प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं, राइट? तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, वरना आई गिव वेरी लिमिटेड टाइम है। तो अल्टीमेटली क्या है, इतनी खिचड़ी बन जाती है ना रात तक तो कि वो क्लाइंट क्या बोल रहा था और बच्चे क्या बोल रहे थे और रिपोर्टिंग क्या चल रही थी और कहाँ पे क्या चल रहा था। तो basically I focus when I am here in the class.
आई विल जस्ट फोकस ऑन एक्सेप्टेंस, बाकी सब जाओ घर में, ठीक है. व्हेन आई विल बी इन माय नेक्स्ट क्लास, तो वहां जो चल रहा होगा आई विल फोकस ओनली देयर. बट व्हेन आई एम आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इफ आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, आई विल जस्ट फोकस ऑन ऑल दोस्त. तो इतनी सब चीजें चल रही हैं पूरी अच्छे से, राइट. धीरे धीरे करके सेट हो रही है. तो आप डेलीगेट करने के लिए अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आप सेट हो जाएगा अगले 1-2 सालों में काम. बट वो हौच पौच तो रहती है. अगर आ जाए, कबूल है, पढ़ ले. एक्सेप्टेंस कबूल है, ठीक है, बढ़िया है. तो हाँ, 3 बार बोलना पड़ेगा बेटा, लेकिन हिंदू मैरिज में वैसे भी देखो अलाउड तो है नहीं. तो चलो आ जाओ. तो when the person to whom proposal is made signifies his assent. तो आपको प्रपोजल दिया, आपने उसके बदले में क्या दी, असेंट. तो प्रपोजल क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेड. तो प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो क्या बनता है, प्रॉमिस. सिंपल ये लैंग्वेज, तो राइट. तो आपने किसी को जाके प्रपोजल दिया, विल यू मैरी मी, राइट. सामने वाला मोस्ट लाइकली आपको मना ही करेगा. तो अगर वो मना हो गया तो फिर प्रपोजल तक की भाषा पढ़नी, आगे का आपके काम का ही नहीं है काम अभी, ठीक है. अगर हाँ हो जाती है तो फिर एक्सेप्टेंस पढ़ने की बात आती है, ठीक. तो आपको इसमें जो अंडरलाइन करना है, वो पहला तो अंडरलाइन करना है, प्रपोजल इज मेड, फर्स्ट पॉइंट. सिग्निफाइज इज असेंट, सेकेंड पॉइंट. और एक्सेप्टेड, थर्ड पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस. प्रॉमिस बन गया, उसके बाद फिर आप फंस गए, आप बाहर नहीं निकल सकते मैटर से. अभी आप लोग तो सब 18 भी नहीं हुए होगे मेरे हिसाब से. हाउ मेनी ऑफ यू आर 18? 30 दिन में नहीं, अभी हुए नहीं ना, नीचे हाथ. आज की डेट में 18 जो है, 1 2 3 4 5 है. बाकी बाकी सब लोगों को माइनर होने पे खुशी होगी जब अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे. सीक्वेंस सीक्वेंस. तो आई थिंक इस चैप्टर के बाद चैप्टर 3 शुरू कर देंगे. तो जितने भी माइनर लोग हैं उनको बहुत ही खुशी का आभास होने वाला है जब अपन चैप्टर 3 पढ़ने वाले. और जितने भी मेजर हैं वो अभी पढ़ लेंगे चैप्टर 3. 1 के बाद 3 पढ़ रहे, चैप्टर का यूनिट 3 इसकी. चलो आ जाओ. अब इसका एनालिसिस नहीं पढ़ना आपको. रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस पे आ जाओ, सीधे रूल्स पे आ जाओ बेटा. नहीं, वो प्रपोजल के पढ़े थे, सेम ही है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस के वो प्रपोजल के थे. हाँ हाँ, वही ऑफर प्रपोजल, ठीक है. हाँ चलो, शैल आए माना आप लोगों को आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो. अभी घूमते हुए भी टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगी तो कंफ्यूज भी हो जाओगे, राइट. तो इसलिए शांति से पढ़ लो. एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, कोशिश करनी है कि अगले 2 दिनों में चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है. So acceptance can be given only by the person to whom offer is made. मैं ऑफर मैंने इनको दिया, इनके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कोई और दे सकता है क्या, नहीं ना. तो यही इसमें बता रखा है, इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर. जनरल में तो आप सबको ही देते हो, स्पेसिफिक केस में ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको आपने ऑफर दिया है, ठीक. आगे का नहीं पढ़ना, इसमें ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. कार्बोलिक और ये कार्लिल वर्सेस जो केस था ना, वो जनरल ऑफर था, सबके लिए था. तो इसलिए इसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. बस इतना ही पढ़ना है, ठीक. पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. सीधे एग्जाम्पल पे आओ इसके. ये वाला करो. ए इंक्वायर्स बी. A inquires from me, B, will you purchase my car for 2 lakh? A ने B को बोला क्या आप मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे.
बी ने रिप्लाई किया कि मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदूंगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा दी, कंडीशन, इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर ₹50,000, तो आपकी कार तो मैं 2 लाख में खरीद लूंगा, लेकिन आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मेरी मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ेगी 50,000 में। तो ये एक्सेप्ट, ये ऑफर भूल जाओ बेटा, ऑफर मतलब बोलना, एक्सेप्ट करना, हाँ करना, वाई आर यू रिलेटिंग, कुछ भी रिलेट करोगे तो कंफ्यूज खुद ही होगे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जब बात कर रहे हैं अपन, तो सामने वाले ने उस एक्सेप्टेंस के साथ में क्या लगा दी, कंडीशन, कि आपकी गाड़ी तो मैं 2 लाख में खरीद लूं, लेकिन आप क्या करोगे, 50,000 में मेरी बाइक खरीदोगे, राइट। Here B cannot be considered to have accepted the proposal, तो ये B की एक्सेप्टेंस माने अपन इसको, नो मैम, क्यों, क्योंकि उसने क्या लगा दी, कंडीशन। तो पॉइंट नंबर 2 यही कह रहा है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट। सो एब्सोल्यूट वर्ड जो आ रहा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसके आगे लिख लो अपनी लैंग्वेज में, इट शुड बी कंडीशन फ्री। देखो बेटा, ऑफर के बदले एक चीज तो उसने हाँ करी, राइट, हाँ करने के साथ उसने कंडीशन लगाई है, तो ये ऑफर के केस में नहीं डालेंगे अपन, एक्सेप्टेंस के साथ ही रखेंगे इसको, ठीक है। यही मैंने अभी इनको भी समझाया था कि जो पहले पढ़ा है और अब जो पढ़ रहे हो उसको रिलेट अभी मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसके आगे लिख लो, इट शुड बी कंडीशन फ्री, it should be condition free। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है, वो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा कि एक्सेप्ट करने वाली पार्टी कौन सी होगी, जिसको ऑफर दिया वही होगी, और आप जो एक्सेप्टेंस करोगे उसमें किसी तरीके की कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर आप कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे आपने बोला अपने फादर को कि क्या आप मुझे बाइक दिलाओगे, ठीक है, उन्होंने कहा मैं आपको बाइक दिलाऊंगा अगर आप सीए में पास हो जाते हो तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है बेटा, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। हाँ, डोमेस्टिक से एग्जाम, यहाँ पे एक चीज समझे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो सारे लीगल नहीं दिए जाते, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सको, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बुक में कहीं भी डोमेस्टिक अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट वर्ड ही नहीं समझाया, बट आपको समझाने के लिए मैंने वो एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक। अब इसका एक पॉइंट और पढ़ लो, एक एग्जाम्पल और, एम ऑफर्ड, सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है, एम ऑफर्ड टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर £280, N replied purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 only। 280 में लैंड सेल करने की बात करी, उसने एक्सेप्टेंस के नाम पे हाँ तो बोल दी कि मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन पैसे कितने भेजे, £80 ही भेजे, राइट। He promised to pay the balance of 200 by monthly installment of £50 each, कि बचा हुआ वो इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा, ये प्रॉमिस कर दिया। It was held that N could not enforce his acceptance because it was not unqualified one। तो अनक्वालिफाइड में भी इसने यहाँ पे बेसिकली कंडीशन लगा दी ना कि मैं आपको बचे हुए पैसे तो दूंगा लेकिन ऐसे दूंगा, राइट। तो अनक्वालिफाइड मतलब ऐसी कोई सी भी कंडीशन लगाना जो सामने वाले ने आपको नहीं दी, अपनी तरफ से लगाना। तो एक्सेप्टेंस बेसिकली हाँ में ही होती है, उसके साथ आप कोई भी तरीके की कैसी भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो। आप पैसे तो पूरे दे रहे हो, उसको राजी हो 280 देने में, लेकिन वैसे नहीं दे रहे हो, अपनी तरफ से कंडीशन लगा के दे रहे हो कि 80 तो अभी ले लो, 200 रुपए 50-50 करके लेते जाना, right? So this is the condition made from your side which is not allowed। तो अब इस केस में मैंने जैसे 280 का प्रपोजल दिया था, मैं अगर ये चाहूं कि हाँ चलो मुझे ओके है, तो मैं उसको वैलिड कर लूं कि चलो ठीक है एक्सेप्टेंस मान ली, लेकिन
ये मुझे बाउंड नहीं कर सकते 80 रुपए देने के बाद कि नहीं अब आपको ये मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सेप्टेंस है ही नहीं एक्चुअली। तो इट इज ऑन मी टू डिसाइड नाउ। नहीं आया समझ में? किस को नहीं आया? चलो, तो मैंने बताया था ना 1 सेकंड ही लगेगी कंफ्यूज होने में। मैंने कुणाल को ऑफर दिया कि आप मेरा घर 50 लाख में खरीद लो, ठीक है। 50 लाख का मैंने इनको ऑफर दिया, इन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, हाँ या ना का जवाब तो दे दिया, लेकिन 50 की जगह इन्होंने मुझे दिए 20 लाख रुपए। बोले कि बाकी के जो 30 लाख रुपए हैं वो मैं 10-10 लाख करके 3 बार में दे दूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये डील जम भी सकती है और नहीं भी जम सकती। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई मैंने इनको कहा कि नहीं मुझे नहीं बेचना घर, मेरे को ये डील ऐसे करनी ही नहीं थी, मुझे नहीं बेचना घर, मेरे पास राइट है ना मना करने का, राइट। ये मुझे सू कर सकते हैं क्या इस बेसिस पे? नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मेरे को लगे कि हाँ 50 लाख में और तो कोई खरीद नहीं रहा, ये कम से कम खरीद तो रहा है, 2 बार में 3 बार में दे देगा पैसे, तो ही विल गिव मी, तो मैं अग्री हो गई। तो ये मेरे पे डिपेंड है, लेकिन लॉ के हिसाब से ये मुझे ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें इन्होंने कंडीशन लगाई है उसके लिए ये मुझे बाउंड नहीं कर सकते कि अब आपको ये घर बेचना ही पड़ेगा, आपने प्रपोजल दिया था मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस वैसी नहीं थी जैसी मैंने चाही थी। अब आया बेटे समझ में? ये अग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं अभी तक, अग्रीमेंट में होगी ना ये सब बातें, तो उससे पहले ही एक्सेप्टेंस चलती है ना, तो अपन तो उससे पहले ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और बताओ, बट इफ एक्सेप्टेड द कंडीशन एंड नॉट गिविंग द 50, अब बेटा वो तो लेवल ही अलग है नया, जिसमें 50 पाउंड की एक्सेप्टेंस भी दे दी और फिर बाद में देने से मना कर दिया, तब तो फिर सी यू इन द कोर्ट सीधे, ठीक है। आप बताओ कोई डाउट है क्या सेकंड पॉइंट में? एग्जाम्पल्स ही आपका भला करेंगे, लैंग्वेज आप 2-3 लाइन में अपनी लिख के आओगे, लेकिन एक्चुअली जब वर्ड लिमिट बढ़ानी है तो एग्जाम्पल ही काम देंगे आपको, राइट। एग्जाम्पल के 2 फायदे हैं, थ्योरी एक तो आपकी थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो भी लिख सकते हो, और ऐसी कोई केस स्टडी जो बुक से ही आ जाती है, सीधी सीधी बुक से आती है केस स्टडीज। तो अभी अपन ने इतना डिस्कस कर लिया कि इतने थे इतने दिए, बच्चे भी इंस्टॉलमेंट में दिए, तो एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? नहीं है, याद रहेगा ना। तो सीधे केस स्टडीज आ सकती हैं, तो आप वो भी कर लोगे। जनरली बुक के देते हैं लोग। इस बार जो पेपर आया था वो तो इतना इजी था कि इन्होंने जैसे कहीं एम लिखा है ना तो वहां पे ए भी नहीं किया, एकदम आलसी आदमी ने पेपर बनाया था, बिल्कुल नाम तक बदलने की कोशिश नहीं करी उसने, राइट। सो जनरली जो आपके केस स्टडीज एग्जाम्पल आते हैं वो बुक बेस्ड ही आते हैं, राइट। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चलो अब यस नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने कहा इनको कुणाल को कि भाई मैं आपको अपना घर 50 लाख में बेचना चाहती हूँ, इन्होंने मन में ही बोल दिया हाँ ठीक है, तो एक्सेप्टेंस है क्या? समझ में आ गया? तो इजी पॉइंट था। जरूरी क्या था यहाँ पे कि अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करें, जरूरी था ना, यही पॉइंट है बेटा, बस इतना ही समझना इसको, तो ये बहुत इजी है वाला। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, अब इसको भी समझो, ये सेकंड वाले जैसा ही है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे मैंने आपको कोई ऑफर दिया और ऑफर में ये बोल दिया कि आप इसकी अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप ही करना, ठीक है। भाई मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफर देने के बाद अब्रॉड चली गई, वहां पे मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ लोगों से, ठीक। और मैंने इनको ये कहा कि आप अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस के लिए व्हाट्सएप को ही चूज करना। इन्होंने एक्सेप्टेंस तो दी लेकिन इन्होंने व्हाट्सएप की जगह नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर दिया, मेरा नंबर ही ऑफ है वो वाला, वहां पे चल नहीं रहा, मेरे पास एक्सेप्टेंस पहुंची नहीं तो मेरे को लगा कि नहीं होंगे इंटरेस्टेड, मैंने डील इनके साथ कर ली, राइट। तो मैं कर सकती हूँ क्या? यस मैम, राइट। क्योंकि जब मैंने प्रिस्क्राइब्ड मोड बता दिया कि एक्सेप्टेंस ऐसे ही होनी चाहिए तो आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो फिर, राइट। लेकिन इसी केस में इन्होंने मुझे किसी और तरीके से मैसेज दिया,
मैं 15 दिन बाद जब आई तब तक मेरी डील कहीं और भी नहीं हुई। मैंने वो मैसेज पढ़ा और मेरे को लगा कि चलो अपन इसी से डील कर लेते हैं, तो मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरे ऊपर है ना सब कुछ। लेकिन ये मुझे स्यू नहीं कर सकते ना कि जब हाँ बोलती थी तो प्रॉमिस हो गया, आपने उसको कैसे भेज दिया घर? क्योंकि हाँ तो बोली लेकिन उस मोड में नहीं बोली जैसे कि मैंने आपको कन्वे किया था। गॉट इट? डाउट है किसी को? जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ना। एग्जाम्पल खुद से पढ़ो इसको, मन में मन में। हाँ जी। हाँ लाल, थर्ड पॉइंट कौन सा था? हाँ 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 हाँ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड है इसमें गिवन। अच्छा इसको आपको सही करवाना था, अभी करवा देते हैं। इसमें ये भगवान दास वाला गलत पॉइंट दे रखा है, इसके लिए लालमन शुक्ला ही आएगा। अभी करवा दें करेक्ट। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो। एग्जाम्पल, जैसे आपके सीए में रूल है कि आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है थ्योरी का सब्जेक्ट। हाँ ब्लैक पेन से ही लिखना है, ये रूल है आपका। अब आप ब्लू, अब आपने, इन्होंने ही आपको बात बोल रखी है, आप वहां जाके ब्लू पेन से लिख के आ जाओ, तो वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले और चाहे तो इस बेसिस पे आपकी कॉपी रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट रोक सकते हैं, क्योंकि आपने अपना प्रिस्क्राइब्ड मोड फॉलो नहीं किया है। राइट? अकाउंट्स का मुझे नहीं पता है, सारा सब कुछ ही ब्लैक से करना है, ब्लैक से ही करना है भाई। ठीक है, सब कुछ ब्लैक। ओएमआर पेंसिल से नहीं होता क्या यहाँ पे? ओएमआर तो पेंसिल से होता होगा। यस यस, सब 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 यहाँ पे ज्ञान का सागर हो चुके हैं एकदम, है ना। मुद्दा खत्म। मैंने एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 समझाना चाहा था इसके थ्रू, लेकिन वो मुद्दा तो खत्म हो गया। बेटा ये सब उसमें परमिशन लेटर में लिखा हुआ आता है। हाँ लास्ट में जाकर तुम टाइमली सिलेबस चेंज करवा, सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें शेयर कर पाऊंगी। अब वो तो उनको बोल दो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 4 का एग्जाम्पल आ गया समझ में आप लोगों को, है ना। ठीक है, अब एक बार इधर आओ ऊपर। पॉइंट नंबर 3 में ये भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल लिखा हुआ है ना, इसको काटो और इसकी आगे लिखो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ये गलत लिखा हुआ है। लालमन शुक्ला वर्सेस, हाँ वही है बेटा, इसीलिए पहले पढ़ा दिया था कि 2-3 जगह काम आ जाएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। हाँ क्या? वी लिखते हैं, हाँ हाँ। आप लोग तो यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज लिख ही नहीं रहे हो, आप लोग तो लैटिन खुद की लैंग्वेज लिख रहे हो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लॉ में से वी लिखते हैं। बट आप तो एक्चुअली लॉ की लैंग्वेज पढ़ भी नहीं रहे हो, ये तो लॉ की लैंग्वेज भी नहीं है। आप तो सिर्फ डेफिनेशन में ही पढ़ रहे हो खाली, बाकी तो आम भाषा पढ़ रहे हो। अलग होती है। 15-20 लाइन तक, 15-20 लाइन कवर हो जाती है और एक ही लाइन चल रही होती है कॉमा कर करके। शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म होते होते रूल ही बदल जाता है। राइट, चलो ओके। तो ये लालमन शुक्ला याद है क्या आप लोगों को, नेफ्यू वाला? सबको याद है नेफ्यू वाला केस? बाद में बता देना, वो नौकर को भेजते, नौकर को पता नहीं होता, वो बच्चा ले आता है, पैसे भी नहीं मिलते उसको, बेचारा लूट पिट जाता है। चलो जो पॉइंट, एक्सेप्टेंस हुई नहीं ना जब ऑफर ही नहीं था, तो वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करता। ऑफर तो था बट उसको नहीं कम्युनिकेट हुआ था, तो जब ऑफर कम्युनिकेट, कम्युनिकेट थोड़ा ना किया, यही तो था पॉइंट में लिखा, पर कम्युनिकेट करना जरूरी है ना। यस। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट क्लास में बढ़िया मिलते थे सोए हुए एकदम अच्छे, राइट? जिस, हाँ 1 घंटा जल्दी हुआ ना।
अब हो सकता है धीरे धीरे, देखो बोल सकते हैं, करने वाले अपने अरेंजमेंट अपने हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ हो सकता है हो जाए, अभी पॉसिबिलिटी है, वरना ठीक है जैसे भी लास्ट में भी पढ़ ही देते अपन तो, राइट। और वो बढ़िया थे, ऐसे सोते हुए पढ़ते थे, जिसको सोना था वो सो सकता था, जिसको पढ़ना था वो पढ़ सकता था। हाँ, तुम तो वैसे भी पढ़ते थे ना, सोने वाले बच्चों को आराम था। अब बेचारे आधी अधूरी नींद में आधा पढ़ रहे हैं आधा सो रहे हैं, राइट। चलो यस, पॉइंट नंबर 5, टाइम। टाइम की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ए ऑफर टू बी 50 kgs ऑफ बनाना एट ₹500। तो अब मेरे को जवाब आते जाने चाहिए, ए ने बी को क्या ऑफर किया, कितने, कितने में। चलो, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करी 4 दिन के बाद में, तो वो बनाना बचेगा बेटा, हालत बचेगी उनकी वो। अब इसमें आपने तो 4 दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया, आप आ गए, मैंने कहा वही नहीं, अब तो खराब हो गए जो थे, बेच बाज दिए, बचे ही नहीं कुछ भी। आप बोलो मैंने एक्सेप्ट किया था, मेरे को तो मेरे 50 kg बनाना 500 में चाहिए, तो मैं बाउंड हूं क्या देने के लिए। तो टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए, रीजनेबल। अगर ऐसी चीज है जो पेरिशेबल है, जो खराब हो सकती है, तो टाइम पीरियड रीजनेबल होना चाहिए। और अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे 2 घंटे में एक्सेप्टेंस दो, तो फिर आप बाउंड हो, या तो 2 घंटे में एक्सेप्टेंस दो, वरना मैं डील किसी और के साथ कर सकती हूँ, राइट। देखो इसको, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। आवाज नहीं आनी चाहिए, जितना बोलोगे उतना धीरे चलेगा, मेरे को जितने पॉइंट्स पढ़ाने में पढ़ा के ही जाऊंगी। आप लोगों का ब्रेक है, खराब हो जाएगा, सो फोकस, राइट। नहीं है क्या, अच्छा ये लास्ट क्लास है आपकी, इवन बेटर, बेस्ट है फिर तो। आप लोगों की भी क्लास नहीं है, मेरी तो है, बट मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ। सो फोकस करो, जितना पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे अपन, राइट। एक्सेप्टेंस आपकी विद इन, कर लो बात, मेरे को जो, तो चुप हो जाओ एकदम, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस आपकी कितनी टाइम लिमिट में होनी चाहिए, स्पेसिफाइड, जो आपको बता दी, राइट। व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज सम नोवेयर डिफाइंड इन द पीरियड। अगर कोई टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड नहीं है, तो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या है, वो लॉ में कहीं नहीं बता रखा। दो बातें हैं इसमें, या तो मैं आपको कहूँ कि भाई 2 घंटे में एक्सेप्टेंस दो, तब तो आप 2 घंटे में दो। अगर मैं आपको टाइम पीरियड नहीं बताऊं कि एक्सेप्टेंस का क्या है, तो एक रीजनेबल पीरियड में दे सकते हो आप। अब रीजनेबल पीरियड कोर्ट डिसाइड करता है, अगर कोर्ट केस होता है, कि इस केस में ये रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस आई या नहीं आई, ठीक है। तो या तो टाइम फिक्स हो उसमें कर लो, फिक्स नहीं है तो रीजनेबल में करो। रीजनेबल क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करेगा। गॉट इट, ऑल द 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया और उस ऑफर के बदले आप चुप रहे, तो आपकी हाँ मानी जाएगी क्या, नहीं मानी जाएगी, राइट। आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ नहीं बोला था तो हाँ ही होता है, कुछ ना का मतलब हाँ ही होता है, राइट। ये लॉ में नहीं होता है, ठीक है। सो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसको मार्क करो, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या चीज, हाँ हाँ, वो जो पेन वाला एग्जांपल लिया था वो पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो रीजनेबल टाइम पीरियड तक ही वेट करेंगे ना बेटा, उसमें तो टाइम पीरियड भी तो आना चाहिए। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको, यही बात पहले भी पढ़ी थी। मैंने इनको कहा कि मैं आपकी वॉच खरीदना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पैसे भेज दिए मुझे, तो ना तो मैं उस पैसे को हाँ हाँ मान सकती हूँ, ना ही मैं इनको इनकी चुप्पी को हाँ मान सकती हूँ। ये पॉइंट था, राइट। तो उस केस में हाँ इस बात पे मानी कि पैसे बता दिए, मतलब बेचना ही चाहते होंगे,
तो वो तो बात अलग थी, बट अदरवाइज भी देखा जाए तो ऑफर का एक्सेप्टेंस तो था ही नहीं ना, कहीं से भी नहीं था, राइट। सो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर का। आपको यही लिखना है कि अगर सामने वाली पार्टी ने साइलेंस मेंटेन किया है तो वो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस पे केस लॉ बेस पे ही क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको कोई ऑफर दिया, आपने कम्युनिकेट तो करनी, आपने हाँ तो बोली, बट मुझ तक वो हाँ पहुंची नहीं, मेरे तक पहुंचनी चाहिए। वो था फर्स्ट पॉइंट कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेट जैसे मन में हाँ बोल दी, या मन की जगह आपने कोई पर्टिकुलर पेपर में यस लिख दिया, लेकिन वो यस वाला पेपर मुझ तक पहुंचाया नहीं, तो आपकी हाँ तो थी, बट आपको उसको पहुंचाना भी तो था, राइट। तो वो तो था फर्स्ट पॉइंट। ये था जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, नो रिस्पॉन्स एट ऑल, एक्सेप्टेंस दी नहीं, चुप रहे आप एकदम। नहीं, मेरे साइड से क्या लगा ये नहीं पढ़ रहे अपन, अपन ये पढ़ रहे रियल टाइम में क्या हुआ, राइट। तो जब अपन केस कोर्ट केस करते हैं ना, तब उस टाइम में फर्स्ट वाले केस में आप ये बोलोगे कि देखो मैंने पेपर पे हाँ लिख रखी थी, मेरी हाँ थी, तो कोर्ट आपको बोलेगी भेजा के पेपर, ठीक है, तो वैसे प्रूव होता है वो। सेकंड वाले केस में आपके पास कोई पेपर नहीं होगा, कुछ भी प्रूव करने का नहीं होगा कि मेरी हाँ थी, लेकिन उस केस में जब बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं मैं चुप था ना, मैंने मना थोड़ा ना किया, तो कोर्ट बोलेगी हाँ भी तो नहीं किया, you stayed silent, so that is not an acceptance. Got it? समझ में आया? अब एक लास्ट पॉइंट समझ लो। आपके घर में आई बुआ जी, बुआ जी ने आके आते ही सारा सामान जो भी था आपके पास, आप मिले उनसे और आपके सामने रख दिया, तो उस सामान को जैसे ही आपके सामने रख दिया, उसका मतलब क्या है कि उन बैग को उठा के जहां पे भी रखने वहां रख दो। बाय डिफॉल्ट ही मीनिंग है ना, आप वो बैग उठा के जाने लगे, तो उन्होंने आते ही सामान रखा, आपने उनके सामान को उठा लिया, तो सामान उठाने का मतलब उनके ऑफर को आपने बिना शब्दों के एक्सेप्ट कर लिया। इम्प्लाइड है ना कि आप उनका सामान उठा रहे हो, उसका मतलब खुद तो नहीं खोलोगे, कहीं जगह पे ले जाके ही रखोगे, राइट। सो दिस इज नोन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका कुली वाला। हाँ, आप अपने कंडक्ट से, अपने किसी ऐसे बिहेवियर से एक्सेप्टेंस दे सकते हो जो बाय डिफॉल्ट मानी जाती है। आपने सामान रखा, कुली ने आके सामान उठा लिया, राइट, तो उसकी क्या हुई, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, बाय डिफॉल्ट की वो हाँ बोल रहा है कि मैं उठाना चाहता हूँ, ठीक। अब जिसको इस पॉइंट पे डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपने डाउट लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से नो टू मी। साइलेंट का मतलब ना बिहेवियर से ना वर्ड से, एक एक करके। साइलेंट का मतलब होता है ना शब्दों से, ना बिहेवियर से, ना कंडक्ट। इसमें बिहेवियर और कंडक्ट तो क्लियर। हाँ, आप बोलो, बोलो बेटा। यस, मना भी कर सकते। हाँ जी, आ जाओ। हाँ हाँ, कौन से पॉइंट को हटा नहीं सकते बेटा, लॉ में तो ऐसा कुछ भी। हाँ, अगर आप फर्स्ट पॉइंट को हटा दें एक बार और सिर्फ सेकंड पॉइंट को देखें कि उसने डायरेक्ट आपको एक मनी का वो भेज, हाँ, तो मैम वो भी इम्प्लाइड एक्सेप्ट आएगा क्या? फर्स्ट पॉइंट को हटा दे, कम्युनिकेशन वाले को हटा दे। नहीं, जिसमें आपने येस और नो पूछा था उसका तो उस पॉइंट को हटा था, आपने येस और नहीं पूछा हाँ, मैंने सीधा प्राइस पूछी। और उसने प्राइस बताई है, हाँ, तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में आएगा क्या? मैंने ऑफर ही नहीं दिया इसमें, तो मैंने प्राइस पूछी आपसे, आपने प्राइस बताई, मैंने कहाँ ऑफर दिया कि मैं आपसे खरीदना चाहती हूँ या बेचना चाहती हूँ, ऑफर ही नहीं था, एक्सेप्टेंस भी नहीं। गॉट इट? ओके बेटा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थर्ड और सिक्स में कंफ्यूजन है। मौली कल क्लास में आते ही पूछना मेरे से, ये स्टार्टिंग में ही पूछना, भूलना मत, है ना। थर्ड और सिक्स पॉइंट। हाँ हाँ, और क्या, रियल ही है बेटा ये, बिल्कुल बिल्कुल।